दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अन्य बीमारी की तरह गरीबी भी एक बीमारी है। इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। पर सवाल ये आता है कि जब अमीर बनना हर इंसान का अधिकार है, तो क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। इस बुक में इसका कारण बताया गया है। आप जानते होंगे कि हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है। अगर हम अवचेतन रूप से पैसों को बुरा सोचते हैं तो हम गरीबी में ही बने रहेंगे। दोस्तों, प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती पर हर इंसान समृद्धि और सफल हो जाए। पर समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच के पीछे ही रह जाते हैं। जाने अनजाने में लोगों के मन में ये बात बैठी होती है कि पैसे बहुत बुरी चीज़ है, ये तो इंसान को लालची और बुरा बनाती है। पर सच तो ये है कि कुदरत की कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती। ये तो उस इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज़ का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल। उदाहरण के लिए, आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या फिर उसे डुबोकर मारने के लिए। इसमें पानी बुरा नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, पैसों से जुड़े सारे नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता है। इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर जीवन लेकर आता है। पैसों को हमेशा आशीर्वाद ही दें। अगर आप किसी के पास अधिक धन देखें तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी धन की और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, उससे पसंद करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप दूसरों की दौलत से और सफलता से जलन रखते हैं तो आप उस धन के प्रति अपनी नकारात्मक भावना को जता रहे हैं, जिससे वो आपसे दूर हो जाएगी। जाने अनजाने में आप जब किसी चीज़ को नकारते या नफरत करते हैं या जलन रखते हैं, तब हम उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं हो पाता है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी समृद्धि के रास्ते खोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और सोने से पहले इस बात को जरूर दोहराएं। पैसा मेरे जीवन में बह रही है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद तो मेरे साथ सदा से ही है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए और खुश रहने के लिए और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा न होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसों को बुरा मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पैसा न कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई भी अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करते ही हैं। वही तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता है तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफर होने, जीतने और सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसों से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियां हैं उससे खुद को दूर कर लें। पैसों को खराब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही पैसों को खुद से दूर कर रहे हो। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसों से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसों पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस्ड लाइफ कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसों का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है। यहाँ इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसे कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन अपने बहुत से प्रयास के बाद आपको एहसास होता है कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। लेकिन आप पैसों के साथ भी मन की शांति और उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं।
दोस्तों, ऑथर कहते हैं धन भगवान की सुंदरता और प्रचुरता का प्रतीक है। इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होती है तो हम इकोनॉमिकली हेल्थी होते हैं। दोस्तों, धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जाता भी है लेकिन लौट कर भी जरूर आता है। अगर हम अपना अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है, और वो है सबसे पहले अपने आप को शांत करें, आराम करें और ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आप आधी नींद में हो और सोने वाले हो, और फिर शांति से खुद से पूछें हमारे विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, और वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी कि अवस्था है। दोस्तों, एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रचंड होती है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थी कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते समय महसूस भी करना होगा। दोस्तों, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती है, जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसे स्टेटमेंट कंडीशन को वो और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी कि दिमाग में हावी होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी कि अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत नहीं होती है। इसीलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट है तो वो आसानी से मान सकता है कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि वो अगले दिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। वो ऐसे बयानों का उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा जो उससे वो परिणाम देगा जो वो चाहता है, लेकिन वो तभी सच होगा जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। जोसेफ मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होती है, और वो इसका एक उदाहरण भी देते हैं। एक युवा लड़का था जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे ना ही कोई डिग्री। अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का कार्यालय साफ किया करता था। हर रात जब वो सोने जाता था तो वो कल्पना किया करता था एक वॉल पर डिप्लोमा लगा है जिसमें बोर्ड लेटर में उसका नाम लिखा था। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ किया करता था, इसीलिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। दोस्तों, ऐसा उसने कुछ महीनों तक अनुसरण किया। कुछ समय बाद उससे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया और उससे कुछ चीजों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छवि थी जो उसे चाहिए था। उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसकी दौलत उसके विचार में थी या खुद की आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करने में थी जिसने उसे और सफल बनाया। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाएं या दृढ़ विश्वास का जवाब होता है। हमारे सारे बाहरी कार्यवाही हमारे मन के आंतरिक आंदोलनों का पालन करते हैं। वो अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं कि वो कहते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि उनकी एक प्रसिद्ध किताब मैजिक ऑफ फेथ का अनुवाद फ्रेंच में हो रहा है जैसा उनका सपना था। कुछ हफ्ते तक हर रात वो सोने से पहले खुद को मैजिक ऑफ फेथ किताब का फ्रेंच एडिशन में पढ़ते हुए कल्पना किया करते थे। 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक का उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाजत मांगी गई थी। अंत में उनका सपना पूरा हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने कल्पना किया था, ठीक वैसा ही हुआ। अगर हमने समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है। चेतना से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य की चेतना हमें स्वास्थ्य देती है और धन की चेतना हमें धन देती है।
अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शन को अवॉइड कर लेते हैं। आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसों को देखने से लोग अपने खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं। एक हाथ पर वो ज्यादा पैसों के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे हाथ पर वो दूसरों के पैसों से निंदा करते हैं। आपको हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं। अब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं, तो असल में हम अपने साथ ही वही कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाना, बीमारी या बिजनेस में नुकसान। जरूरी नहीं कि नुकसान हमेशा पैसों का ही हो। FU बुक समरी, आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप ये सीख सकें कि उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए जहां आप बिना प्राइस टैग देखे ही आप चीज़ें को खरीद रहे हैं, या फिर आपने ऐसे ही किसी बेघर इंसान को $100 दे दिए हों। दोस्तों, FU मनी एक एक्सप्रेशन है और फ्रीडम का एक मेटाफर जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेप्थ फ्री लाइफ देता है। आप शायद ये बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो फाइनेंस की बातें करती हैं और अमीर कैसे बने इस बारे में बताती हैं, मगर सच तो ये है कि इसमें से ज्यादातर बुक्स केवल बकवास करती हैं। जिनके ऑथर बातें तो वेल्थ की करते हैं, लेकिन वो खुद गरीबी में जी रहे होते हैं। और बाकी कुछ बुक्स के ऑथर अमीर होने के टिप्स बताते हैं और खुद भी अमीर होते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बल्कि ये लोग खानदानी अमीर होते हैं। तो भला उनकी बुक्स पढ़कर हमें क्या फायदा होगा। लेकिन ये जो बुक्स आप पढ़ेंगे, उसके ऑथर ने लाइफ में जीरो से स्टार्ट किया, और जब वो US आया था तो उसकी जेब में एक 40 कौड़ी तक नहीं थी और ना ही उसे ढंग से इंग्लिश बोलने आती थी। लेकिन फिर भी कैसे वो एक मल्टी मिलियनेयर बना, ये बुक उसके बारे में बताएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि FU मनी बुक क्या है। इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करें और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने हॉबी या स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सकें। MU मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी फ्रीडम। अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं। मगर ये याद रखें कि पैसों के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दें। ये एक ट्रैप है। इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है। लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, न कि पैसों के बारे में। बेशक मनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपको फ्रीडम दे सके। अगर आप खूब पैसे कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए, तो मेरे फ्रेंड, आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। फेमस या वेल्थी नहीं हैं तो फिर कैसे हॉलीवुड स्टार जैसी शानदार लाइफ जिएं। ऑथर का एक फ्रेंड जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास 8 लग्जरी कारें जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है। लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है ही नहीं। उन सारी गाड़ियों में से कई गाड़ी तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली। बेशक वो काफी रिच हैं, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है कि आप जब चाहें जो चाहें कर सके, और उसके लिए आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। इसीलिए पैसों को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे आप किसी भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार जैसे जी सकेंगे। मेरे साथ बने रहें। किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं? जी हाँ, आपको सबसे पहले कोई एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, पहले ये डिसाइड कर लें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं। स्पेसिफाई करें कि आपको एक्चुअली करना क्या है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हैं, जिसके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं। उन चीज़ों को टिक लगाकर उनकी कॉस्ट को लिस्ट करें। अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दें। आपकी एनुअल इनकम क्या होगी? क्या आप अपनी लिस्ट में शामिल उन चीज़ों को खरीद सकें? ये करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं, और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान लो $10 मिलियन नेटवर्थ है, 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है।
इसमें से 35% टैक्स निकाल दो तो आपके पास बचते हैं $65,000, जिनसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस एज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिटायर के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होंगे, जो साल में सिर्फ $65,000 तक ही जनरेट कर पाएगा। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। दूसरा तरीका है फास्ट वाला, जो ऑथर ने चूज किया। इसमें ट्रिक ये है कि ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट किया जाए जो आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आज आप क्विट भी करते हैं तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे को आराम से कवर कर लेगी। इससे एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप $100 के प्रॉफिट के साथ 200 में बेच रहे हैं। और मान लो कि आपकी डिजायर लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब इसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आइएगा $5,479 जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होगी। ये काम इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी कि अचीव किया जा सकता है। ये फास्ट तरीका है जिससे आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कमाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सच तो ये है कि ये एक बकवास है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, इसका असल मतलब है कि आपको वो दुकान ही पता नहीं जहां से आपको शॉपिंग करनी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर देता है, आपको कंट्रोल देता है। ऑथर को एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में थे। जब उनका फोन बजा, फोन पे उसकी आंटी ने बताया कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे जहां उनकी सर्जरी होनी थी। उससे ये सब बताकर आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब ठीक हैं। उन्होंने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें देखना आना चाहेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहाँ तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका है। ऑथर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो पैसों को खुद पर कंट्रोल करने नहीं देगा। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है ये अब उसके लिए पैसा डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है कि मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, मगर देखा जाए तो सच में इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हैं कि गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं बताता हूँ, वहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारियां फैलती हैं और लोग ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन असल बात पता है क्या है? मीडिया की कही हर बात पर यकीन ना करें। बेहिचक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेटवर्थ का $1 बिलियन देते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको शायद ही कोई इतना चैरिटेबल मिलेगा। हाँ, वॉरेन बफेट के अलावा जो अपने नेटवर्थ का 97% चैरिटी में देते हैं। फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोलकर कि ये लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। मुझे बताइए जरा, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मनी आपको बदलती नहीं, ये एक कागज का टुकड़ा है जिसका आपके पर्सनालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक आदमी की स्टोरी जो एक बार एक औरत के पास जाता है। वो उससे पूछता है, क्या $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना चाहेगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, कभी नहीं। फिर वो आदमी पूछता है, क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारेंगे? इस पर वो औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है, $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है, आप किस तरह की औरत हैं ये तो पता चल गया, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप 20 साल के हैं, फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चलें कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में 1/3 भाग सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 भाग एंटरटेनमेंट, टीवी देखने या घूमने में चला जाएगा। तो देखा जाए तो असल में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं, और वो काफी नहीं है। अगर आप भी वेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अमीर बनने के बारे में भूल जाओ। लॉटरीज इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो बनाई गई है। दरअसल ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है।
जरा देखो, उनको जिनकी लॉटरी लगी थी उनमें से कितने लोग अभी तक रिच हैं? देखा जाए तो कोई भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया, मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाएगा और वो फिर से पहली जैसी हालत में होंगी। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भरकर खर्च करो। आप बचा ही क्यों रहे हैं? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसों की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना भारी लगता था। तो वो एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गई। वहां सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि वो अपने खर्चों को कम कर दें। लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपनेस में नहीं गुजार सकता था। तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रेटेजी थी जिससे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता था। एफयू मनी हर कोई नहीं बन सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं जो एफयू मनी बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं। हर कोई मनी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप सच में एफयू मनी बनना चाहते हैं तो आपको फुली कमिटेड होना पड़ेगा, 100% इन या 100% आउट। एफयू मनी हर किसी के लिए नहीं है। ये एवरेज लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो अपने एवरेज जॉब में रहते हैं, जो एफयू मनी बनने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो रिस्की या अजीब हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑथर का एक फ्रेंड एक दिन उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑथर ने कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है तो इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। फिर ऑथर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं? तो फ्रेंड ने कहा, जी हाँ। तो इसका मतलब है कि बाकी बिजनेस जो तुम्हारे जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑथर ने कहा, जी हाँ। उसके बाद ऑथर ने कहा, हो, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा जो तुम मिस कर रहे हो। डिफिशिएंसी तुम्हारे पार्ट में है और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। थैंक्स डैन, मुझे पता चल गया है, उसके फ्रेंड ने कहा। द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। ऑथर का कहना है कि भले ही हम अपने फ्यूचर को खुद के कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं और इस तरह हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और जीवन में अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। रेशनैलिटी यानी कि तार्किकता एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशन से हटकर रेशनल तरीके से सोचने और जिंदगी की रियलिटी से हमारी पहचान कराने में हमारी मदद करती है। एक बार जब एथेंस पर स्पार्टा ने हमला किया तो प्राचीन एथेंस के महान राजनेता पेरिकल्स ने सभा को संबोधित करते हुए उन्हें युद्ध से बचने के लिए एक रेशनल योजना बताई। पेरिकल्स एक रेशनल व्यक्ति थे। वो ज्ञान की देवी एथेना की पूजा करते थे और इस बात पर यकीन करते थे कि रेशनल होकर ही प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन उसी समय एथेंस में प्लेग की बीमारी फैल जाने से कई लोग मारे गए, उसमें से एक पेरिकल्स भी था, जिससे पेरिकल्स का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। स्पार्टा की सेना ने इस बात का फायदा उठाया और एथेंस पर हमला कर दिया। एथेंस के लोग अपनी हार का कारण पेरिकल्स को मारने लगे। एथेंस के लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने बार बार इरेशनल और निराशाजनक तरीके से युद्ध किया दोस्तों, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा और अपने इमोशंस के बहाव में आकर एथेंस ने अपने सुख समृद्धि और सेना दोनों गंवा दी। दोस्तों, जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशन से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक हम रेशनल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके कारणों को समझना होगा। जिस तरह प्रैक्टिस से खिलाड़ी फ्लैक्सिबल बनता है, उसी तरह अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इरेशनल या नासमझ व्यक्ति को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला स्टेप, बेसिस यानी कि झुकाव को पहचानना। हम अक्सर वही करते और कहते हैं जिससे हमें खुशी हो। दूसरा स्टेप, अपने इमोशंस और उनके कारणों को जानना। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की रेशनल पावर को बाहर लाने की दिशा में काम करना। यदि आप अपने इमोशन और रेशनैलिटी के बीच तालमेल बिठा लेंगे तो आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बुक का दूसरा चैप्टर है ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी।
सहानुभूति या एम्पैथी हमें सभी से जोड़ने और सोशल पावर दिलाने का एक टूल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी लाइफ का पर्पस न सिर्फ खुद से प्रेम करना बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता यानी कि एम्पैथी रखना भी है। हर इंसान को अटेंशन की भूख जन्म से ही रहती है, इसीलिए हम खुद की एक ऐसी इमेज क्रिएट कर लेते हैं जो न सिर्फ हमें अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाता है बल्कि हमें हमारे मन में दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को अपनाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे ही बच्चे नरश्रेष्ठ बनते हैं जिनके पेरेंट्स या तो बचपन में उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते या फिर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें किसी से मिलने जुलने का मौका तक नहीं देते हैं। नरसिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो खुद से प्यार करता है और जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। नरसिस्ट व्यक्ति हमेशा अटेंशन की तलाश में रहता है। यदि नरसिस्ट संकोची यानी कि इंट्रोवर्ट हो तो वो खुद की अलग दुनिया बना लेता है जहां वो या तो खुद को सबसे कमजोर समझता है या खुद को सबसे बेहतर समझता है। वहीं एक एक्सट्रोवर्ट नरसिस्ट उल्टी सीधी हरकतों से लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से घिरा रहता है। ऑथर ने 4 प्रकार की नरसिस्ट के बारे में बताया है। पहला है कंप्लीट कंट्रोल नरसिस्ट। कुछ नरसिस्ट न सिर्फ खुद को बेहतर साबित करना पसंद करते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि दूसरे भी उनके हिसाब से ही चलें। हिटलर ऐसे ही नरसिस्ट व्यक्ति के उदाहरण हैं। दूसरा है थ्योरेटिकल नरसिस्ट। जो लोग अटेंशन पाने के लिए अक्सर ड्रामा करते हैं या बहाने बनाते हैं उन्हें थ्योरेटिकल नरसिस्ट कहा जाता है। तीसरा है म्यूचुअल नरसिस्ट। आमतौर पर कपल के बीच म्यूचुअल नरसिस्ट देखने को मिलता है। चौथा हेल्थी नरसिस्ट। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके बिहेवियर को भी आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मास्क पहनकर रखता है। लोग अक्सर अपने पोलाइट, खुश और कॉन्फिडेंस से भरे बिहेवियर के पीछे अपनी जीलियसली और इनसिक्योरिटी को छिपा कर रखते हैं। यदि हम लोगों के दिखावे को हकीकत समझेंगे तो हम उनकी असलियत कभी नहीं समझ पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी बातों और बिहेवियर के साथ कुछ नॉन वर्बल हिंट्स देता है जिन्हें यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम काफी हद तक मास्क के पीछे छिपे व्यक्ति का असली चेहरा देख सकते हैं। 1990 में जब फेमस साइकोलॉजिस्ट का दौरा पड़ा उस वक्त वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। ये समय उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ बॉडी लैंग्वेज यानी कि बोलने का तरीका, हाव भाव, ब्रीथिंग जैसी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बिताया। धीरे धीरे एरिक्सन को समझ में आ गया कि लोगों को ऑब्जर्व करके न केवल उन्हें समझा जा सकता है बल्कि उनके कामकाज, नापसंद, पसंद, झूठ बोलने के हिंट्स, उनका पास्ट सब कुछ जाना जा सकता है। दोस्तों बोलते समय हम लगभग 65% शाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल हिंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप शांत होकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो आप उनके बात करने के तरीके से उनके मूड को भी समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उनके नॉन वर्बल हिंट्स को पहचानना भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने हाव भाव पर ध्यान देकर और लोगों को ऑब्जर्व करके न सिर्फ लोगों के सामने सिंसियर और ऑनेस्ट देख सकते हैं बल्कि लोगों के बिहेवियर और असली मूड को भी समझ सकते हैं। दूसरों के साथ जुड़ने या काम करने से पहले उनके स्टेटस या उनके द्वारा उस वक्त दिखाए गए इमेज से इन्फ्लुएंस ना होकर हमें उनके कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए। लोगों के हर दिन के हैबिट उन्हें एक ही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ऐसे पैटर्न को नज़दीक से देखें तो आप जान जाएंगे कि लोग कोई भी काम एक बार नहीं करते हैं। हर व्यक्ति बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। कोशिश करें कि आप हमेशा मजबूत कैरेक्टर के लोगों की ओर ही अट्रैक्ट हो और टॉक्सिक या नेगेटिव टाइप के लोगों से दूर रहें। साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करें ताकि आप रेगुलर पैटर्न को तोड़कर अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। हर इंसान का कैरेक्टर दूसरों से अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक रहता है। इस प्रकार के लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। जैसे कि हाइपर परफेक्शनिस्ट लोग कभी भी दूसरों के काम से खुश नहीं रहते हैं। रिबेल या विद्रोही जिनका चरित्र एक्साइटिंग तो लगता है लेकिन रियलिटी में उनमें बचपना होता है। और पर्सनलाइजर ऐसे लोग दूसरों की हर बात का बुरा मान जाते हैं और हमेशा उस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इसके अलावा ड्रामा करने वाले, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों किसी चीज़ का हमारे पास होना या ना होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज़ के ज़्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और किसी चीज़ का ना होना हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। हर इंसान के अंदर जो उसके पास नहीं है उससे पाने का डिज़ायर सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप अपने आसपास मिस्ट्री या रहस्य बनना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब भी लोगों के सामने ऐसी चीज़ आती है जो ना तो उनके पास है ना ही उन्हें मिल सकती है
तो वो लोगों का डिजायर बन जाता है। हर इंसान का नेचर होता है कि प्रेजेंट में जो हमारे सामने होता है और हमें जो सुनाई देता है हम केवल उसी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि हम लुभाने वाले स्कैम्स और आसानी से पैसा कमाने जैसे वादों के बहकावे में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने काम के रिजल्ट के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग अपने नेगेटिव एनर्जी से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी नज़र हमेशा बड़े प्रॉफिट पर होनी चाहिए, जो शायद आपको अभी फायदा ना दे लेकिन फ्यूचर में जरूर फायदा देगी। दोस्तों, शॉर्ट टर्म की सोच से अनजान और खतरनाक रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा ही 1920 में यूएस में हुआ, जब यूएस में शराबबंदी अनाउंस किया गया था। लेकिन इसके ठीक उलट इस फैसले से केवल शराब का कंजप्शन बढ़ गया। ये डिसीजन बिना गहराई से सोचकर जल्द हल निकालने के लिए लिया गया था, इसीलिए ये डिसीजन बुरी तरह फेल हो गया। हम भी बाकी सभी की तरह प्रेजेंट में सुख ढूंढते हैं, लेकिन यदि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलेंगे तो न सिर्फ हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे बल्कि ये हमें अधिक शांत और इफेक्टिव बनाएगा। अंत में यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और उनके कारणों को नहीं जान पाएंगे। प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम की जड़ें पास्ट में छिपी होती हैं। दोस्तों, लोग हमेशा सोचते हैं कि वो आज़ाद हैं, लेकिन जब कोई उन्हें फुसलाने या बदलने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव बन जाते हैं। इसीलिए लोगों को उनके डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं खुद की मर्जी से कर रहे हैं, न कि आपके कहने पर। लोगों के विश्वास पर कभी भी सवाल न उठाएं, न ही उनकी इंटेलिजेंस पर और न ही उनकी अच्छाई को लेकर उन्हें इनसिक्योर महसूस करवाएं। इससे वो और भी अधिक डिफेंसिव हो जाएंगे और आपका काम और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जॉनसन की तरह ही मास्टर परसुएडर यानी कि दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लोगों की खुद के बारे में जो राय है उसे वही बने रहने दें। यदि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन को पहचानें और उससे दूरी बनाकर रखें, वही दूसरों के सेल्फ ओपिनियन से एग्री करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। ये हमारा एटीट्यूड होता है और ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। यदि आपका रवैया डर का है तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। आप अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारे प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस करेंगे। हम अपना रवैया पॉजिटिव बनाकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि वो हमें कितना दूर तक ले जाती है। दोस्तों, हम इंसानों को ये सोचना पसंद होता है कि हम दुनिया की रियलिटी को जानते हैं और दूसरों की तरह ही दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी दुनिया को एक जैसे नहीं देखते हैं। कार्ल जंग के अनुसार हमारा एटीट्यूड हमारे दिमाग के काम करने और रिएक्ट करने की एबिलिटी है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिवली देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता है और वो सिर्फ क्रिटिसिज्म और धोखे की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अपने खुद के नजरिए को बड़ा करें और लोगों के बिहेवियर के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं और उसे पाने के लिए अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएं। लोग हमें अक्सर जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे और मिलनसार बाहरी रूप के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा होता है। हम अक्सर अपने सेल्फिश मोटिव को हमारी डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग इंसान के रूप में नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट्स को समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन सकते हैं। दूसरों की बुराइयां देखने के साथ साथ हमें अपने डार्क साइड को भी पहचान लेना चाहिए। यदि आप अपने डार्क साइड को अपने पर्सनालिटी में शामिल कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। द मिरेकल ऑफ मेडिटेशन बुक समरी। दोस्तों, यदि आप मेडिटेशन के सभी लाभों को पाना चाहते हैं और ध्यान कैसे लगाया जाता है ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको ध्यान करने के तरीके, मन को शांत करने के उपाय और विभिन्न प्राणायाम तकनीकें और मेडिटेशन के शारीरिक और मानसिक सभी लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पुस्तक आपको ध्यान के खास महत्व और उसके प्रभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करेगी। ध्यान एक आध्यात्मिक साधना है जिसे हम स्वयं पर नियंत्रण पाने, मानसिक शांति प्राप्त करने और अधिक समृद्ध, स्थिर और खुशहाल जीवन जीने के लिए करते हैं। ये पुस्तक आपको ध्यान की शक्ति के साथ अपने आप को संयमित करने की कला सिखाएगी और आपकी आत्मा की ऊर्जा को जागृत भी करेगी।
दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान क्या है। व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रियात्मक अभ्यास है जो हमारे दिमाग के लिए वही करता है जो शारीरिक व्यायाम हमारे शरीर के लिए करता है। इस तकनीक के माध्यम से लोग किसी भी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर सके। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ओशो ने कहा कि मेडिटेशन मानवता के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारी हर बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संयोग स्थापित कर सकते हैं और एक स्थिर और शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंच सकते हैं। इससे हमारे मानसिक तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम अपनी चेतना की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मेडिटेशन अभ्यास से हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम उच्च स्तर की मानसिक स्थिति में चले जाते हैं। हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ संवाद करने की क्षमता मिल जाती है। ध्यान अभ्यास करने से हम अपने जीवन के गहराइयों को समझने, संतुलनपूर्ण डिसीजन लेने और उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें आनंद, स्वास्थ्य और उन्नति की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान का मुख्य उद्देश्य है हमारे मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अन्य लाभ प्राप्त करना। जिन लोगों को अपने विचारों को नियंत्रण करने की कमी होती है, वो अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। इससे उनका मन अशांत हो जाता है और वो हमेशा चिड़चिड़े और क्रोधी रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को, अपने विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करने लग जाते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत और आनंदित होता है। हम सही डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने असीमित संभावनाओं को समझने और स्वयं को विकसित करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। मेडिटेशन करने से हम अपने भीतर की स्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं और ये विचारों, संभावनाओं, भावनाओं, अनुभवों की गहराइयों में उतर सकता है। इसीलिए ध्यान एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें अपने मन को संरक्षित करने, विचारों को स्थिर करने और अधिकतम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करने में मदद करता है। इसीलिए हर कोई मेडिटेशन का अभ्यास करके इन अनमोल लाभों को प्राप्त कर सकता है। आंतरिक शांति के लिए ध्यान करना। मेडिटेशन फॉर इनर पीस। आंतरिक शांति के लिए ध्यान करना मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत करने का एक अद्वितीय तरीका है। आधुनिक युग में लोगों के मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं जो उन्हें उत्साहित और अशांत कर सकते हैं। इसलिए इन विचारों से बचने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान को अपनाना आवश्यक होता है। मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से आपकी विश्वास और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से अलग रहने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार आपको स्वतंत्रता से कभी भी ध्यान करने की स्थिति में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ध्यान आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को समान रूप से संतुलित करने में मदद करता है। ये मानसिक तनाव को कम करने, चिंताओं को दूर करने और मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है। मेडिटेशन करने से आप अपने आंतरिक शांति की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और एक सुखद और प्रगट जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए ध्यान को अपने जीवन में समावेश करके आप आंतरिक शांति को अपना सकते हैं और एक संतुलित और प्रफुल्लित जीवन जी सकते हैं। ध्यान मार्ग के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों को खोज सकते हैं और अपने स्वभाव को समझ सकते हैं और अपने स्वयं की प्राकृतिक शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार आप मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में आनंद और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्ष्य केंद्रित ध्यान, गोल फोकस्ड मेडिटेशन। लक्ष्य केंद्रित ध्यान एक शक्तिशाली और प्रभावी ध्यान प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इस ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को शांत और एकाग्र और निरंतर ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हैं और उसे अपने उद्देश्य के आकार में स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्य केंद्रित मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने उद्देश्यों की स्पष्टता और संकल्प को बढ़ाते हैं। हमारे मन में उद्देश्य के बीज बोने के साथ साथ हम निरंतरता और स्थिरता की स्थिति में रहते हैं ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च क्षमता के साथ कार्य कर सके। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को संयमित करते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। इसीलिए लक्ष्य केंद्रित ध्यान अपनी जीवन शैली में शामिल करें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पाएं।
नियमित ध्यान का अभ्यास करें और अपने मन को उन लक्ष्यों के साथ स्थापित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। मेडिटेशन आपको आंतरिक शक्ति, स्थिरता और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। पढ़ते समय ध्यान करें। मेडिटेशन व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय ध्यान करना एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो हमें आत्मसमर्पण और चित्त शांति प्रदान करती है। हमारी जीवन शैली में जब हम बहुत सारे कार्यों को संभाल रहे होते हैं तब हमारा मन अस्थिर और बेचैन हो जाता है। हर मिनट में हमारे मन में कोई न कोई विचार उठ ही जाता है और हमें विचलित कर देता है। यदि आप भी ऐसी स्थिति में हैं और इससे परेशान हो रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस पुस्तक में ऑथर आपको पढ़ते हुए मेडिटेशन करने की एक तकनीक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम पढ़ते हुए ध्यान कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसी पुस्तकों को चुनना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक मूल्य विद्यमान हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भौतिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए ऑथर आपको अपने लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं। जब आप एक पुस्तक का चयन करें तो आप उसे पढ़ते हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह से पुस्तक में लीन कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटे पढ़ने में समय निकालें। धीरे धीरे इस समय की अवधि को बढ़ाते जाएं। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे तब आप अपने मन को तुरंत शांत करने की स्थिति में ले जाने की क्षमता विकसित करेंगे। ये टेक्निक आपको पढ़ने का एक नया अनुभव प्रदान करेगी जहां आप संवेदनशीलता और गहराई के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। ध्यान के माध्यम से पढ़ने से आपकी समझ और ध्यान अस्थायी होगा और आप पढ़ाई का आनंद उठा सकेंगे। इसीलिए अपने पढ़ने को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखें और इस नए अनुभव का लाभ उठाएं। मन का द्वार खोलो, प्रेरणा को प्रवेश करने दो। ओपन द डोर ऑफ द माइंड। ध्यान का ये छठा महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मन के द्वार खोलकर प्रेरणा को प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। ये कदम हमें विचारों और उत्पन्न होने वाले कार्यों के बंधनों से मुक्त करके मन की एकाग्रता को बनाए रखते हुए प्रेरणा को स्वतंत्रता से अपने मन में प्रवेश करने की सहायता करता है। जब हम अपने मन को एक विचार, वस्तु या इच्छा पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को संजोए बिना इच्छाओं की दिशा में मुड़ने देते हैं। हालांकि ये अभ्यास हमें ध्यान की पूर्णता तक नहीं ले जा सकता। इसलिए जब हमारा मन एकाग्र होता है और हम इस स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं तब हमें अगला कदम उठाना चाहिए, और वो अगला कदम है कि हम अपने एकाग्रता को बनाए रखते हुए मन के द्वार को खोलें जिससे हम प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। यदि हम अपने मन में अपना ही चित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो ये परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बनाए हुए चित्र हमारे उन लगावों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और यही हमारी इच्छा हमारे अंतर्मन को खुलने और तनाव मुक्त होने से रोकती है। इसलिए हमें चित्रों को अपनी इच्छा से उत्पन्न होने देना चाहिए और उसके बाद जो भी चित्र बनकर हमारे सामने आए उससे स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान मुद्रा मतलब मेडिटेशन पोस्चर। ध्यान मुद्राएं ध्यान के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस अध्याय में हमने ध्यान मुद्राओं और सही सांस लेने के तरीकों पर चर्चा की है ताकि आप आसानी से ध्यान की शुरुआत कर सकें। जब आप आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने हथेलियों को पूरी तरह से खोलकर घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। ये मुद्रा स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और शरीर और मन को आराम प्रदान करती है। यदि आप पूर्ण ध्यान करना चाहते हैं तो आपको दोनों हाथों को खोलकर घुटनों के नीचे रखना चाहिए। अब अपने पैरों की मुद्राओं की बात करते हैं। आपको उन मुद्राओं का चयन करना चाहिए जो आपको आराम देती हैं और आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में आपकी सहायता करती हैं। इसके लिए आपको एक ऐसी मुद्रा अपनानी चाहिए जिसमें सर और गर्दन एक सीधी रेखा में रहें, अर्थात आप आराम से बिना कठिनाई के सीधे बैठ सकें। दोस्तों, अब हम सांस लेने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए ऑथर अभ्यास का आरंभ हमें अपने नाक और छाती के माध्यम से सांस को पेट तक ले जाना है, फिर धीरे धीरे आराम से मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया से मन को शांति मिलती है और इसके अलावा भी कई और सांस लेने के तरीके हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ध्यान के लाभ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन? ध्यान हमारे मन को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और हमारी आत्मा की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। ध्यान हमें एक सशक्त मन का विकास करने में सहायता करता है। इसके अलावा ध्यान नींद में सुधार करता है और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है। इसीलिए ध्यान हमें योग्य बनाता है ताकि हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें और अपने जीवन के नियंत्रण को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, सांसारिक प्रवाह में खो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इन स्थितियों में ध्यान हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है।